हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सिविक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को वॉच करें ताकि आज का टॉपिक जो है आप लोगों को समझ में आ सके। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूं तो पहले हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट क्विक रिकैप कि अभी तक हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में क्या देखा है। अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि दो कंट्री थी। एक कंट्री जिसका नाम है बेल्जियम जो यूरोप के अंदर है, और दूसरी कंट्री है श्रीलंका जो हमारे इंडिया के पास में है। हम लोगों ने ये देखा है कि बेल्जियम के अंदर स्पेशली 3 अलग अलग तरीके से लैंग्वेज बोली जा रही है। कौन सी 3 लैंग्वेज है? तो पहली लैंग्वेज है जिसका नाम है वहाँ पे डच, और डच बोलने वाले जो लोग हैं, डच स्पीकिंग पीपल्स की जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा है। कितनी है? 59%। और इसी को मैं बोल सकता हूँ कि बेल्जियम के अंदर मेजोरिटी किसकी ज़्यादा है? मेजोरिटी जो है वो डच स्पीकिंग पीपल्स की। सेकेंड नंबर पर अगर मैं बात करूँ, बेल्जियम में फ्रेंच बोली जाती है जो 40% है। थर्ड नंबर पर जर्मनी जो 10% बोली जाती है। इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर 74% सिन्हाला बोली जाती है। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो लगभग 18% जो लोग हैं वो तमिल्स बोलते हैं। और तमिल्स भी 2 तरीके के तमिल्स, मतलब एक नेटिव तमिल्स जो श्रीलंका में ही पैदा हुए हैं, जिनका बर्थ श्रीलंका में ही हुआ है, उनको हम नेटिव तमिल्स बोलते हैं। और सेकंड वो तमिल जो इंडिया से श्रीलंका गए थे जॉब के लिए या काम करने के लिए। इस तरीके से ये सिचुएशन थी। तो सिंपल लाइन में ये समझे कि श्रीलंका के अंदर मेजोरिटी किसकी है? तो श्रीलंका के अंदर मेजोरिटी है सिन्हाला स्पीकिंग। सिन्हाला स्पीकिंग लोगों की संख्या ज्यादा है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वहां पे उनकी मेजोरिटी है। इसी तरीके से बेल्जियम में मेजोरिटी किसकी है? तो बेल्जियम में हम बोल सकते हैं कि डच स्पीकिंग पीपल्स की मेजोरिटी है। तो ये 2 चीज हम लोगों ने देखी थी स्पेशली कंट्रीज के अंदर। इस तरीके से जो कंट्री बेल्जियम और अगर हम बात करें श्रीलंका की सिचुएशन है। आज जिस हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं इसका नाम है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। आप बोलोगे सर ये मेजोरिटेरियनिज्म क्या है? इतना बड़ा सा नाम है, कुछ समझ में नहीं आया है। इस नाम को मैं एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले एक स्टोरी समझाता हूं, दोस्ती की एक बात बताता हूँ, है ना। बहुत अच्छी स्टोरी, सुनो जरा। 2 दोस्त रहते हैं, एक का नाम रहता है एक और दूसरे का नाम रहता है 2। ठीक है, इस तरीके से नाम रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक जो होता है ना, एक के पास क्या होता है, 1 और 2 मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो मैं काम करते हैं यार, इतने दिन से लॉकडाउन था, घर पे बैठे हुए थे, कुछ बाहर जाके रेस्टोरेंट खुल चुके हैं तो बाहर जाके कुछ पिज्जा, कुछ बर्गर या कुछ सैंडविच, जो भी आइटम है, कुछ फूड आइटम खाते हैं। ठीक है, दोनों डिसाइड करते हैं। अब लॉकडाउन के कारण आपको पता है पैसा तो था नहीं कुछ के पास, तो जैसे ही एक जेब में हाथ डालता है, इसके पास कितने रुपए रहते हैं? 90 रुपीज। जेब में मतलब उसके ही जेब में हाथ डाल रहा है, किसी और के जेब में हाथ डाल के चेक नहीं कर रहा है। इसके पास कितने रुपए निकले? जेब में निकले इसके पास 90 रुपीज, 90 रुपए उसके जेब में थे। वही जो दूसरा था जिसका नाम है 2 जैसे ही दिखता था उसकी जेब में कितने पैसे रहते हैं? 10 रुपए, 10 रुपीज। गरीब था, क्या गरीब, पैसा इतने ही, लॉकडाउन में सिचुएशन खराब थी उसकी। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 चीज देखी है कि एक के पास 90 रुपए है और 2 के पास है 20 रुपीज, सॉरी 10 रुपीज। सो एक के पास 90, सेकेंड या 2 के पास 2 है जिसका नाम, उसके पास कितने हैं? 10 रुपीज है। और दोनों को मिला दिया जाता तो कितने हो जाते हैं? 100 रुपीज। दैट मीन्स कि 100% हम मान सकते हैं। अब दोनों बाहर निकल के से जाते हैं। जैसे ही वो पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पिज्जा जो है, पिज्जा का रेट अभी हो गया है 100 रुपीज, तो पिज्जा 100 रुपीज का है। सेकंड वो देखते हैं सैंडविच की तरफ, तो सैंडविच का रेट उन्हें पता चलता है, अरे सैंडविच भी हो गया है 100 रुपीज। अब डिसाइड क्या करें? एक बोलता है यार मैंने 90 रुपये मिलाए और मेरी इच्छा पिज्जा खाने की है, लेकिन वो पिज्जा नहीं खा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 90 रुपीज है। दोनों को मिला देते तभी 100 हो रहे। और 2 जो है उसने कहा मेरे पास तो 10 रुपीज भी है। अब जब दोनों साथ में मिला देते हैं तो क्या फूड आइटम वो खा सकते हैं? आप लोग बोलोगे सर जो एक है इसके पास 90 रुपए है, पैसा भी इसका ज़्यादा है, तो इनको जो है दोनों को मिलके पिज़्ज़ा साथ में खा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 की फीलिंग का। 2 जो था जिसका नाम 2 है, 2 चाहता क्या था? 2 तो चाहता है ना सैंडविच खाना। और यही दोनों की जो लड़ाई थी, यही अगर हम बोल सकते हैं कि अगर एक की अगर हम फीलिंग्स को मान लेते हैं, एक जो चाह रहा था अगर वो चीज़ हो जाती है, और वही एक का चाहना जिसको बोला जा सकता है मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है कि जो मेजोरिटी ग्रुप होता है उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग अगर कोई डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट के अंदर, उसको बोला जा सकता है मेजोरिटेरियनिज्म
ठीक है, तो यही मेजोरिटेरियनिज्म कहाँ पे था, श्रीलंका के अंदर था। श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा था, तो देखो श्रीलंका जो थी ना, श्रीलंका भी हमारे देश की तरह ही श्रीलंका पे कौन कब्जा करके बैठे थे, अंग्रेज, कोरे लोग, ब्रिटिशर्स श्रीलंका के ऊपर कब्जा करके बैठे थे। अब ब्रिटिशर जब इंडिया से जा रहे थे 47 से, तो बोला चलो ठीक है भैया, जाते जाते श्रीलंका को भी आज़ाद करके चले जाते। तो फाइनली जो है ब्रिटिशर 1948 के अंदर श्रीलंका छोड़ के चले जाते हैं। श्रीलंका से तो निकल गए ब्रिटिशर। अब ब्रिटिशर्स जाने के बाद सरकार वहाँ पे किसके हाथ में आई, सरकार जो श्रीलंकन्स के पास आती है, श्रीलंकन में स्पेशली सिन्हालास के पास आती है। क्यों, क्योंकि सिन्हाला की संख्या ज़्यादा थी, सिन्हाला के पास सरकार आ जाती है, वो रूल करते हो। श्रीलंका के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने के साथ साथ गवर्नमेंट रूल करना स्टार्ट करती है। अब जैसे ही नई सरकार बनती तो नए नए चीज़ें होती है कि नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नई शादी हुई, नई दुल्हन आई, तो दुल्हन के लिए नए चीज़ें, फूड आइटम, सारी चीज़ें होती है, नए घर में उसका बहुत वेलकम किया जाता है। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर नया ट्राई कलर फ्लैग, नेशनल असेंबली, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर क्या होता है, नई गवर्नमेंट आने के बाद, नई गवर्नमेंट कौन रूल करता है, स्पेशली डोमिनेंट्स जो वहाँ के लोग थे, जो थे श्रीलंका के अंदर सिन्हाला, यही सिन्हाला को ध्यान में रख के क्या करती है गवर्नमेंट, स्पेशली 1956 के अंदर, और 1956 के अंदर एक एक्ट लेके आते हैं और एक्ट को पास करते हैं। और एक्ट के अंदर क्या था, एक्ट ये था कि जो सिन्हाला है, सिन्हाला श्रीलंका की अब ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। मतलब श्रीलंका के अंदर सिन्हाला की ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते, किसको, सिन्हाला को। अब अच्छा, सिन्हाला को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे तो जो अदर पीपल्स, अदर कौन, स्पेशली जो तमिल्स थे, तमिल जो बोली जाती थी, उन लोगों को बुरा लगेगा। अरे यार, तुमने तो श्रीलंका की सिन्हाला लगा दी, हमारी लैंग्वेज को तो तुमने कोई तजव्वुद नहीं दी, हमारी लैंग्वेज को कोई वैल्यू नहीं दी है। उनको यहाँ पे बुरा लगता है। ठीक है यार, चलो थोड़ा बुरा लगा, कोई बात नहीं। इसी के बाद गवर्नमेंट एक और चीज करती है, एक साथ नहीं करती, एक सीरीज में करती। भैया पहले चीज करा, दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट क्या करती है, श्रीलंका की गवर्नमेंट ये करती है, स्पेशली जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, या फिर यूनिवर्सिटीज हो गई, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, स्कूल्स के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, यहाँ पे वो एक प्रिफरेंस, एक एडवांटेज दिया जा रहा था स्पेशली सिन्हाला के लिए। मतलब जब जॉब्स इंटरव्यूज हो रहे थे, जब अपॉइंटमेंट दिया जा रहा था, तो लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो वो देखते कि अच्छा सिन्हाला है तो उनको पहली प्रायोरिटीज देखिए, ठीक है चलो सिन्हाला है तो थोड़ा सा। मतलब सेकंड एक और चीज करा कि वो जॉब प्रेफरेंस में किसको बेनिफिट या किसको एडवांटेज दे रहे, किसको प्रेफरेंस दे रहे, सिन्हाला स्पीकिंग लोगों को। तो यहाँ पे फिर श्रीलंकन तमिल्स को बुरा लगता है, अरे यार ये तो फिर हमको, हमारे को तो जॉब के लिए भी ये राइट नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को तो यहाँ भी बराबरी दे रहा है। तो ये दूसरी चीज हो जाती है। थर्ड नंबर पे और इसके आगे जाते हुए क्या करते हैं श्रीलंका के अंदर, स्पेशली श्रीलंका के अंदर सिन्हाला स्पेशली जो कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, ये क्या करते हैं, एक और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट, एक और चेंजेस करके, स्पेशली जो बुद्धिज्म, जो बुद्ध धर्म का जो रिलीजन्स था, इसको मोर प्रायोरिटीज देते हुए इसको और अच्छी तरीके से बड़े लेवल पे स्प्रेड और इस कल्चर ट्रेडिशंस को वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये तीन चेंजेस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये चेंजेस किए जाते हैं। अब इन तीनों चेंजेस से सबसे ज्यादा बुरा किसे लगेगा, आपको, हमें नहीं, हम लोगों को इससे शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, तो हमारे बुक के चैप्टर में है इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो शायद आप लोगों को इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है स्पेशली तमिल स्पीकिंग पीपल्स को, जो श्रीलंका के अंदर रहे। मतलब श्रीलंका के अंदर जो लोग हैं जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, इन लोगों को बुरा लगता है कि इन्होंने एक तो हमारी लैंग्वेज को कोई वैल्यू नहीं दी, कोई इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, पहली चीज है। सेकंड नंबर पे इन लोगों को लगता है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है इन लोगों के साथ। कैसे, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है वहां पे सिन्हाला को एक तरीके से प्रायोरिटी दी जा रही है, हम लोगों को यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, तो ये एक और बुरा लगा। और तीसरे नंबर पे एक और बुरा लगता है, किस चीज का, इन लोग को लगता है कि ये तो बुद्धिज्म रिलीजन को बढ़ावा दे रहे हैं। हम भी जो रिलीजन फॉलो करते हैं, हम हिंदू रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, हम मुस्लिम रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, हम क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, इनको तो ये बढ़ावा दे नहीं रहे, इनके बारे में, वेलफेयर के बारे में कुछ सोच नहीं रहे। तो इन चीजों का जो डाउट इन लोगों को जो बुरा लगा ना, इस बुरा लगने के कारण ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, अब करें क्या करें। ये फाइनली डिसाइड करते हैं कि यार हमारी जो प्रॉब्लम ना कहीं हम लोगों को अब ग्रुप बनाना पड़ेगा, हम लोगों को साथ में आना पड़ेगा, हम लोगों को एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। और फाइनली क्या करते हैं, ये सारे लोग मिलकर पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं। और इस पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड क्या रहती है, डिमांड वही रहेगी जो इनकी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, तो इनकी डिमांड ही यही रहती है कि पहला तो आप जो श्रीलंका के अंदर अगर हम बात करें, तमिल को भी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे। सेकेंड नंबर पे ये लोग बोलते हैं कि जो जॉब्स हो गई है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, इसमें भी हम लोगों को वैल्यू दी जाए। और साथ ही साथ थर्ड नंबर पे बोलते
थे कि जो हिंदू जो रिलीजियंस हो गए, मुस्लिम रिलीजियंस हो गए, बाकी जो भी अदर रिलीजियंस है, क्रिश्चियन रिलीजन जो थे, इन सभी को भी इक्वल स्टेटस और इनके लिए भी आप वेलफेयर की बात करें। तो ये लोग डिमांड करते हैं। इसी के और आगे जाके ये पार्टीज बनाने के बाद लीडर्स क्या करते हैं, ये लोग करते हैं कि आप तो एक काम करो कि हम श्रीलंका के अंदर अगर आप देखेंगे मैप में भी, आप देखो मेरे यहाँ पे जो मैप दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ईस्ट वाला हिस्सा है यहाँ पे और ऊपर नॉर्थ वाले हिस्से पे नॉर्मली जो डार्क कलर में दिख रहा है, इस पूरे रीजन पे तमिल पीपल रहते थे। तो इन्होंने और डिमांड करी कि आप एक काम करो, इस पूरे रीजन को, स्पेशली जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इसको एक ऑटोनॉमी रीजन के तौर पर हम लोगों को दे दिया जाए ताकि इस रीजन पे हम रूल कर पाए। लेकिन इनकी जो ये डिमांड थी, स्पेशली इस रीजन की, ये डिमांड को फुलफिल भी नहीं किया जाता है। इनकी जो डिमांड हो रही थी स्पेशली स्टेट्स की, जिसको बोला जाता है श्रीलंका के अंदर एलएम की डिमांड को भी ये अप्रूव नहीं करते और इनकी डिमांड को दबा दिया जाता है। वो इसी चीज को जब दबाने की जो कोशिश की जाती है, प्रेस करने की कोशिश की जाती है, तो इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में, स्पेशली लैंग्वेज के बेसिस पे जो कम्युनिटीज हो रही थी, सिन्हाला और तमिल्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा आपस में फाइट्स, आपस में लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, सारे प्रॉब्लम, झगड़े वगड़े सब चीजें यहाँ पे होती है, जिसके कारण अब सोचो जरा, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम दोनों को हुई। मेजोरिटी का ऐसा नहीं है कि इसमें माइनॉरिटीज़ को ही नुकसान है, माइनॉरिटीज़ को तो नुकसान था ही सही। माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, इन लोगों को श्रीलंका की जो कंट्री जहाँ पे रहते हैं वहाँ से छोड़ के इनको जाना पड़ता है, इनको इवन रेफ्यूजी बन के किसी अदर कंट्री में जाना पड़ता है, इनको यहाँ तो अपने घर छोड़ के श्रीलंका के किसी दूसरे रीजन पे जाके रहना पड़ता है। इस तरीके से इनके साथ तो प्रॉब्लम हो ही रही थी। साथ ही साथ जो मेजोरिटी जो श्रीलंका की पॉपुलेशन थी, कौन सी, जिसको हम लोगों ने जाना है सिन्हाला के नाम से, इनकी भी तो प्रॉब्लम थी, इनके भी लोगों की डेथ हो रही थी। मतलब लड़ाई झगड़े जब कहीं होते हैं किसी कंट्री के अंदर, तो दोनों को लॉस होता है, दोनों को नुकसान है। और इसी कंट्री के अंदर जब आपस में कंट्री के अंदर दो ग्रुप लड़ते हैं, इस लड़ाई को नॉर्मली बोलते हैं सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब होता है कि कंट्री के अंदर ही जो कंट्री के लोग हैं, यही कंट्री के रूलर्स के खिलाफ कहीं ना कहीं लड़ाई कर रहे हैं, जिसको सिविल वॉर के नाम से जाना जाता है। तो ये सिचुएशन हो रही थी श्रीलंका के अंदर। और फाइनली जो सिचुएशन है श्रीलंका की, ये एंड होती है 2009 के अंदर। और 2009 के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि सिचुएशन जो सिविल वॉर था, ये सिविल वॉर खत्म हो जाता है। सिविल वॉर खत्म भी इस तरीके से होता है, बुक में ऐसा नहीं दे रखा है, श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर भी खत्म इसलिए तरीके से होता है कि स्पेशली जो तमिल स्पीकिंग पीपल्स के जो लीडर्स थे, उन लीडर्स को ये नॉर्मली या तो मार देते हैं, उन लीडर्स की हत्या कर देते हैं, और उस तरीके से उनके मूवमेंट्स को दबा के एक तरीके से ये जो सिविल वॉर फाइनली 2009 में एंड हो जाती है। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, कि श्रीलंका में कैसे डेमोक्रेसी के अंदर एक मेजोरिटी होने का बेनिफिट और एक मेजोरिटी होने का एडवांटेज जो श्रीलंका के अंदर लिया गया, और इन्होंने किस तरीके से श्रीलंका के अंदर सिचुएशन जो है वो टेंस माहौल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आपस में ही लोग लड़ रहे थे, ऐसी सिचुएशन हो रही थी श्रीलंका के अंदर। अब हम यहाँ पे हम बात करते हैं बेल्जियम के अंदर, जो इस टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है एकोमोडेशंस इन बेल्जियम। अब एकोमोडेशंस का नॉर्मली तो आप लोगों ने मतलब देखा होगा, जिसका मतलब होता है रहने की बात की जा रही है। यहाँ पे कोई बेल्जियम में जाने की या रहने की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे एकोमोडेशंस का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। देखो जरा, श्रीलंका ने क्या करा, श्रीलंका ने मेजोरिटी जो डिसीजन था उस कम्युनिटीज को ध्यान में रखते हुए सारे डिसीजन लिए। वही बेल्जियम वाले क्या करते हैं, बेल्जियम वाले एक समझदारी, एक क्लेवर डिसीजन लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार भाई आपस में लड़ने से क्या मतलब है, तुमको भी यहीं पे रहना है, हमको भी यहीं पे रहना, तो क्यों हम आपस में लड़ें, लड़ने से कोई बेनिफिट तो होना नहीं है। तो ये लोग डिसाइड ही करते हैं कि हम लोग साथ में, स्पेशली प्रॉब्लम यहाँ पे भी थी, बेल्जियम के अंदर भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों, क्योंकि बेल्जियम के अंदर भी तो 59% जो है डच स्पीकिंग लोग थे, 40% जो थे बेल्जियम के अंदर अगर हम बात करें फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, और रिमेनिंग 1% जो है वो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। तो प्रॉब्लम तो यहाँ भी थी। लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये लोग ये करते हैं, स्पेशली बेल्जियम के अंदर ये लोग सबसे पहले तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करते हैं। ये लगभग 1970 से लेकर तो 1993 तक इन सालों के अंदर लगभग 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है। अब आप लोग बोलोगे सर ये अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो नियम बने हुए थे, उन बने हुए नियम्स को चेंज करना, ताकि लोगों के लिए बेनिफिट हो सके, लोग यहाँ पे आराम से रह सके, शांति से लोग रह सके। इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, 4 टाइम चेंजेस करते हैं। और क्या चेंजेस करते हैं, यही 4 टाइम चेंजेस करने के कारण बेल्जियम के अंदर अब जो लोग हैं ये आपस में आराम से रह सकते हैं, जिसी के कारण जिसको बोल सकते हैं बेल्जियम मॉडल। तो यही जो समझदारी वाला इन्होंने काम किया है, इसी समझदारी को नॉर्मली बोला जाता है एकोमोडेशंस इन बेल्जियम। मतलब एक समझदारी वाला जो काम बेल्जियम में किया था, यही आपके टॉपिक का हेडिंग का मतलब था।
अब ये ऐसी क्या समझदारी करते हैं, क्या मॉडल बनाते, वही हम मॉडल्स को हम यहाँ पे देखते हैं। तो स्पेशली जो बेल्जियम का मॉडल था ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इन्होंने इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी बहुत ही इजी तरीके से हैंडल किया है। इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहले पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो पहला ये सबसे बड़ा डिसीजन या चेंजेस ये करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एक तरीके से, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब, जैसे अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी हो गए प्रधानमंत्री हो गए, ये जो सेंट्रल से काम लिया जाता है इसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट वाले हो गए इसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने क्या करा, बेल्जियम के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दोनों ही लैंग्वेज के बोलने वाले, कौन सी लैंग्वेज, वो चाहे डच स्पीकिंग हो या फ्रेंच स्पीकिंग हो, दोनों को बराबर इक्वल जो है सीट्स अलॉट की गई। मतलब दोनों के रिप्रेजेंटेटिव बराबर होंगे, मतलब दोनों के मिनिस्टर्स कहां पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर होंगे। मतलब 50% जो होंगे वो डच स्पीकिंग के होंगे और 50% फ्रेंच स्पीकिंग के होंगे। आप देखो जरा यहाँ पे डच की पॉपुलेशन जी थी वो ज्यादा थी। डच की अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 59% लोग बोल रहे थे, लोग जो है वहां पे रहते थे, लेकिन फिर भी डच स्पीकिंग लोगों को 50% दिया गया। और साथ ही साथ फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग 40% थे, बट फिर भी इनको बढ़ा के 50% जो है वो वहां पे क्या दी गई है, सीट्स रिजर्व की गई है। मतलब कि अगर इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस के अंदर डच स्पीकिंग के भी 50% मिनिस्टर होंगे और साथ ही साथ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स के भी 50% लोग वहां पे होंगे। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो है सीट्स रिजर्व कर दी गई है 50-50% के रेशियो के अंदर। पहली चीज ये की गई है। इसी पहले पॉइंट के अंदर अगर और मैं बात करूं तो स्पेशली इन लोगों ने एक और चीज इसमें ऐड किया था कि अगर फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक कोई लॉज होते हैं जहां पे जो स्पेसिफिक लॉज है जो स्पेशली लैंग्वेज, ट्रेडिशनल कल्चर्स या किसी कम्युनिटीज से रिलेटेड है, स्पेशली डोमिनेंस से रिलेटेड है, उस नियम्स के लिए दोनों जो है, दोनों से मतलब दोनों जो नहीं थे डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और अगर मैं बात करूं फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, दोनों के लिए दोनों की मेजोरिटी होना जरूरी है। मतलब कोई स्पेसिफिक नए नियम बनाने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक नया नियम ये बनाना है इनको कि कल से बेल्जियम के अंदर जो है सारे फ्रेंच लोगों को यहां से देश से जाना है। अब ऐसा नियम जो है ये अकेले अप्रूव नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को इस चीज के लिए स्पेशली ये करना पड़ेगा बेल्जियम के अंदर कि दोनों कम्युनिटीज की, दोनों ग्रुप्स की मेजोरिटी होना चाहिए। तो एक ग्रुप तो मेजोरिटी दे सकता है लेकिन फ्रांस वाले इसको मेजोरिटी नहीं देंगे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मतलब कोई स्पेसिफिक रूल्स के लिए, कोई स्पेसिफिक नियम के लिए दोनों की मेजोरिटी होना जरूरी है, तभी वो चीज पास हो पाएगी, नहीं तो वो चीज पास नहीं हो पाएगी। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं। सेकंड वाले अगर हम पॉइंट की बात करें तो सेकंड वाले पॉइंट के अंदर उन्होंने क्या करा, स्पेशली जो रीजन थे, रीजन कौन से, जैसे हमको पता है ना जो फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग लोग रहते हैं, जो ऊपर वाला रीजन अगर आप मैप में देखोगे यहाँ भी दिख रहा है, इस रीजन की बात करें, या फिर नीचे वॉलनिक रीजन वाला जो है यहाँ पे जो लोग रहते हैं जो स्पेशली कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जो बोल रहे हैं डच स्पीकिंग, इन्होंने क्या करा, दोनों रीजन के अंदर स्पेशली जिसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग दे दिए गए, मतलब अलग अलग पावर दिया गया है। मतलब सेंट्रल के पास अलग पावर रहेगी, स्टेट्स के पास अलग पावर रहेगी, और ये स्टेट्स की जो पावर है ये सब ऑर्डिनेट्स है। मतलब इस पावर जो है ये पावर इस सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये स्टेट्स में अपने यहाँ पे जो डिसीजन लेना चाहे अपने रीजन में वो डिसीजन ले सकते हैं। मतलब जो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का रीजन है वहां पे उनको कोई चेंजेस करना हो, कोई डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन वहां पे ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो डच स्पीकिंग लोग हैं इनको इनके रीजन में कोई चेंजेस करना हो या कोई डिसीजन लेना, तो वो डिसीजन भी ये लोग ले सकते हैं। ये इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन करा। थर्ड नंबर की अगर हम एक और बात करें, जो बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रसेल के अंदर आपको सिचुएशन पता है कि यहाँ पे तो 80% लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे, यहाँ पे जो 80% लोग हैं वो फ्रेंच बोल रहे थे और 20% डच बोल रहे थे। मतलब ब्रसेल के अंदर जो है फ्रेंच पीपल्स की मेजोरिटी है और डच स्पीकिंग लोगों की माइनॉरिटीज है। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक अलग तरीके से गवर्नमेंट बनाई जाती है स्पेशली ब्रसेल के अंदर, और यहाँ पे भी गवर्नमेंट के अंदर दोनों कम्युनिटीज के लोगों को, दोनों लैंग्वेज के लोगों को, स्पेशली फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को भी 50% सीट दी जाती है और
वही अगर हम बात करें किनकी, डच स्पीकिंग पीपल्स के लिए भी 50% सीट आती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था ना, जैसे डच स्पीकिंग लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में जहां पे इनकी संख्या 59% थी, वहां पे इन लोगों ने फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को ज्यादा राइट्स दिए थे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बेल्जियम की कैपिटल के अंदर, ब्रुसेल के अंदर क्या करते हैं, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, ये लोग जो डच स्पीकिंग लोग हैं, इन लोगों को जो है बराबर राइट्स यहाँ पे दे देती है। जैसे देखो, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो ताली है ना, वो एक हाथ से नहीं बजती। एक हाथ से चुटकी बजा सकते हैं, ताली के लिए आपको दोनों हाथ होना चाहिए। जब बेल्जियम के अंदर जो डच स्पीकिंग लोग हैं, इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, तो उसी के रिस्पॉन्स में फ्रेंच वाले भी तो उनकी ये मान सम्मान के लिए चीज करते हैं कि नहीं करते। तो इसीलिए क्या होता है, जो सेंट्रल स्पेशली जो कैपिटल्स के अंदर एक अलग तरीके से गवर्नमेंट बनाते हैं। ये तो था ही सही। इसी के साथ साथ जो 4th नंबर का चेंजेस क्या किया बेल्जियम के अंदर, इन्होंने क्या करा, इन दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के अलावा इन्होंने एक 3rd नंबर की और एक गवर्नमेंट बनाई, जिसको बोला जा सकता है एक तरीके से कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इस गवर्नमेंट का स्पेशली काम ही यही था कि जितने भी रिलेटेड इशू, किस चीज से, ट्रेडिशन से रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड हो, एथनिकल ग्रुप से रिलेटेड हो, लैंग्वेज से बेसिस पे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, वहां पे इन तीनों कम्युनिटीज के लोग, तीनों लैंग्वेज के लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा। और वो कौन लोग हैं, वो है डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग पीपल, तीनों लोग यहाँ पे रहेंगे। नो मैटर वो कहीं भी रहने वाले हो, नो मैटर से मतलब वो हो सकता है भले वो फ्लेमिश रीजन में रहे, वो चाहे किसी और रीजन में रहे, लेकिन वो किसी भी रीजन में रहे, कंट्री के किसी भी पार्ट में रहे, वो भले कंट्री की कैपिटल में रहे, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। ये 3rd नंबर की जो कम्युनिटी जो गवर्नमेंट बनाई है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसका काम ही यही रहेगा कि ये इस तरीके से जो भी इशू, कल्चर ट्रेडिशन से रिलेटेड जो भी इशू होंगे, वहां पे तीनों की मेजोरिटी होगी, तभी वो नियम बन सकते हैं। आप देखो जरा, जर्मन पीपल्स की पॉपुलेशन तो बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी उनको एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बहुत ही बड़ा यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक इक्वलिटी यहाँ पे दी गई है। कहाँ पे? बेल्जियम की स्पेशली अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि श्रीलंका के अंदर हम लोगों ने देखा था कैसे श्रीलंका के अंदर सिन्हाला की पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। अगर मान लो बेल्जियम को ऐसा कुछ करना रहे कि उसको फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना है, या डच को देना है, या जर्मन को देना है, ये तभी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे पाएंगे जब इन तीनों कम्युनिटीज के ग्रुप के लोग एग्री होंगे, एक साथ आएंगे, तभी वो दे पाएंगे, अदरवाइज वो चीज नहीं कर पाएंगे। तो ये इन्होंने, आप देखा अभी तक हम लोगों ने 4 चीजों की बात करी है, चारों जो चीजें थी बहुत समझदारी वाली चीजें थी। क्यों? क्योंकि इसी समझदारी के कारण तो ये जो बेल्जियम है, ये आपस में डिवाइडेड नहीं हुआ। नहीं तो बेल्जियम के अंदर 3 कंट्री बन जाती। क्यों? क्योंकि तीनों में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। साथ ही साथ अगर हम बेल्जियम की बात करें, यही डिसीजन लेने के कारण बेल्जियम के लोग आपस में शांति से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इसके अपोज में देखा था श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर ये सिन्हाला तमिल्स आपस में साथ में नहीं रह पा रहे थे, वहां पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो रही थी, लेकिन बेल्जियम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अगर मैं इसके आगे बात करूं, यही जो बेल्जियम का अलग सा फंडा दिखा, जहां पे बेल्जियम के अंदर जो एक डिफरेंट मॉडल को यूज किया जा रहा है, हमको शायद अभी पढ़ने में और समझने में लग रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल है, लेकिन अगर आप खुद सोचो ना जरा, ये मॉडल कितना अच्छा मॉडल था, जिसमें एक भी लोगों की शायद जान नहीं जा रही है। तीनों कम्युनिटीज के लोग आपस में शांति से एक ही कंट्री के अंदर रह रहे हैं, एक ही कंट्री के अंदर रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों का बर्थ भी वहीं हुआ है, वहीं पे रहने वाले, तो क्या मतलब यार आपस में लड़ने से, हम लोगों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तो ये जो था कम्युनिटीज मॉडल, स्पेशली बेल्जियम का जो मॉडल था डेमोक्रेसी के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी बेल्जियम के मॉडल के कारण क्या हुआ था, यूरोप की अगर मैं बात करूँ ना, यूरोप के अंदर एक यूनियन भी जिसको बोला जाता है यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन क्या है? ये कंट्री का ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज साथ में आके एक ग्रुप बनाया है, और वो भी स्पेशली बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए बनाया है। क्यों? क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्री छोटी छोटी साइज की स्मॉल कंट्रीज है। जैसे मैंने आपको बताया बेल्जियम हमारे किसके बराबर है, हरियाणा के बराबर है। अगर मैं बात करूं जर्मनी, तो जर्मनी हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर है। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज है, और इसी इकोनॉमी एक्टिविटीज को बहुत अच्छी तरीके से रन कर सके, इसके लिए एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम होता है यूरोपियन यूनियन। और जब ये यूरोपियन यूनियन बनाया, जिसमें अलग अलग कंट्री है और अलग अलग कंट्री के लोग साथ में आ रहे हैं, स्पेशली कंट्रीज आ रही है, तो उसका अगर हेडक्वार्टर बनाना तो कहां बन सकता है?
तो इसका हेडक्वार्टर बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो ब्रसल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ब्रसल के अंदर अलग अलग जो कम्युनिटीज थी, फ्रेंच और डच स्पीकिंग लोग और जर्मन स्पीकिंग लोग जो है वो साथ में रह रहे थे। इसलिए जो यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर भी बनता है वो कहाँ पे बनता है? बेल्जियम की कैपिटल के अंदर, ब्रसल के अंदर। तो इस तरीके से हम लोगों ने श्रीलंका की देखा और बेल्जियम की सिचुएशन देखी। अब इन दोनों का एंड रिजल्ट क्या रहा, एक तरीके से मैं कंक्लूजन करके बता देता हूं कि दोनों में क्या चीज रही है। देखो, सिमिलरिटीज की बात करें तो दोनों की, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो श्रीलंका के अंदर शायद 2 करोड़ के आसपास लोग हैं, तो बेल्जियम के अंदर 1 करोड़ लोग थे। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दोनों जगह जो है अलग अलग लैंग्वेज बोली जा रही है। श्रीलंका के अंदर सिंहाला ज्यादा बोली जा रही है, यहाँ पे डच स्पीकिंग जो है पीपल्स, उनकी संख्या ज्यादा है। ये चीज तो है ही सही, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पे ये हुआ कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका ने एक मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करा। श्रीलंका ने स्पेशली मेजोरिटीज को ध्यान में रखते हुए सारे नियम, सारे रूल्स बनाने की कोशिश करी। वही इसके उल्टा, वही इसके अलग बेल्जियम के अंदर क्या करा? बेल्जियम के अंदर एक एकोमोडेशन इन बेल्जियम, मतलब एक समझदारी पूर्वक डिसीजन लिया गया। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया, चेंजेस किए, ताकि कंट्री के अंदर लोग आपस में साथ में रह सके, आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इन्होंने क्या करा? रिस्पेक्ट करा दूसरे के ट्रेडिशंस को, दूसरे के कल्चर्स को, दूसरे की प्रैक्टिसेस को, जो कि वाकई में रियलिटी में होना चाहिए। और यही तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग क्या है? डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग ही तो यही है कि लोग जो है वो आपस में रह सके और लोग ही डिसाइड कर सके, लोग ही तो लीडर्स को चुनते हैं। आप सोचो जरा, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी हम यही बोलते हैं ना, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जब श्रीलंका के लोग ही श्रीलंका में जो गवर्नमेंट चाह रहे हैं, जो लीडर्स चेंज करना चाह रहे हैं, वो कर ही नहीं पा रहे, तो कहाँ हम बोल सकते हैं वहाँ डेमोक्रेसी है? और डेमोक्रेसी का जो सही मायना हम लोगों को दिखाता है स्पेशली बेल्जियम के अंदर। तो यही बेल्जियम के अंदर जो था सबसे इंपॉर्टेंट था, बेल्जियम ने क्या करा? पावर को शेयर कर दिया गया। जो हमारे चैप्टर का नाम था पावर शेयरिंग जो था, बेल्जियम ने क्या करा? जो पावर अपने पास ना रखते हुए, सेंट्रल में ना रखते हुए, उन्होंने स्टेट्स को दे दिए गए। कौन से स्टेट? फ्लेमिक रीजन और जो सेकंड स्टेट रीजन था वहां पे दे दिए गए। साथ ही साथ इन्होंने और पावर को शेयर करा। ब्रुसेल के अंदर, कैपिटल के अंदर इन्होंने अलग तरीके से पावर शेयर करा। और यही जो शेयरिंग है ये बहुत हद तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक छोटा सा थंब या लाइक आप लोग कर सकते हो, और अगर कमेंट करने का टाइम रहे तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।